डिस्क्लेमर, इस उपन्यास में चित्रित पात्र, घटनाएं और किस्से काल्पनिक हैं। किसी वास्तविक व्यक्ति, जीवित या मृत, या वास्तविक घटनाओं से इसका कोई संबंध संयोगवश हो सकता है। व्यक्त किए गए दृष्टिकोण, विचार और मत केवल लेखक के हैं और ये किसी संस्था या व्यक्ति के विचारों को नहीं दर्शाते। लेखक इस सामग्री की सत्यता या प्रामाणिकता के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। पाठकों से निवेदन है कि वे स्वयं विवेक का प्रयोग करें। अध्याय 61। राख में छुपा सच। हवेली अब राख बन चुकी थी। चारों तरफ धुआं, बारूद और चीखों का सन्नाटा गूंज रहा था। आरव लहूलुहान था, लेकिन जिंदा, बस मुश्किल से सांसें चल रही थीं। माँ उसके पास आई, आंखों में डर और राहत दोनों। बेटा, उठ जा, ये सब खत्म नहीं हुआ। अभी बहुत कुछ बाकी है। आरव ने कमजोर आवाज में कहा। माँ, सूर्य प्रताप। माँ ने नीचे इशारा किया। हवेली के मलबे के नीचे सूर्य प्रताप दबा पड़ा था, लेकिन उसकी आंखें अब भी खुली थीं। ठंडी, मगर मुस्कुराती हुई। उसने टूटी आवाज में कहा, तू सोचता है सब खत्म हो गया? नहीं बेटा, अब खेल शुरू होगा। क्योंकि असली दुश्मन मैं नहीं हूं। आरव चौंक गया। क्या मतलब? सूर्य प्रताप की सांसें टूट रही थीं, लेकिन उसकी मुस्कान और गहरी होती गई। तेरे पिता, वीरेंद्र राजवंश, वो निर्दोष नहीं थे बेटा। उन्होंने जो साम्राज्य बनाया, उसकी नींव लहू पर रखी गई थी। मैंने तो सिर्फ वही हिसाब पूरा किया। आरव के कानों में जैसे बिजली कड़क गई। झूठ बोल रहे हो तुम। सूर्य प्रताप हंस पड़ा। अगर झूठ लगता है तो अपने पिता की पुरानी डायरी खोलना। सच खुद तेरा दिल तोड़ देगा। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं, और हवेली में सन्नाटा छा गया। अध्याय 62। अतीत की डायरी। 2 दिन बाद आरव अपनी माँ के साथ पुराने राजवंश हवेली पहुंचा, जहां कभी उसके पिता, वीरेंद्र राजवंश रहते थे। दीवारों पर अब भी पुरानी तस्वीरें लटकी थीं। उन तस्वीरों में मुस्कुराते हुए चेहरों के पीछे अब रहस्यों का बोझ था। विक्रम अंकल ने एक तिजोरी खोली। उसमें वही डायरी रखी थी जिसके बारे में सूर्य प्रताप ने कहा था। आरव ने कांपते हाथों से पहला पन्ना खोला और शब्द पढ़े। अगर कभी मेरा बेटा ये डायरी पढ़े तो जान ले, राजवंश साम्राज्य किसी सौदे से नहीं, एक बलिदान से बना है। एक ऐसा सौदा जिसने एक निर्दोष परिवार की जान ली, और जिसकी आग में मैंने खुद को हमेशा के लिए झोंक दिया। आरव की आंखें नम हो गईं। पन्ने पलटते गए और सच्चाई सामने आती गई। वीरेंद्र राजवंश ने अपने बिजनेस की शुरुआत एक ऐसी जमीन पर की थी जिस पर पहले एक गरीब किसान परिवार का हक था, लेकिन सत्ता और पैसे के खेल में वो परिवार मारा गया, और उसी रात एक बच्चा गायब हो गया। वो बच्चा सूर्य प्रताप सिंह था। अध्याय 63। टूटता बेटा, बिखरती माँ। आरव के हाथ से डायरी गिर गई। उसका दिल जैसे सीने से बाहर निकल आया हो। मतलब, पापा ने ही उस आदमी की जिंदगी तबाह की थी। तो फिर जो उसने किया, क्या वो बदला था? माँ रो पड़ी। बेटा, तुम्हारे पिता ने गलती की थी, लेकिन उन्होंने आखिरी सांस तक उस अपराध का प्रायश्चित किया। उन्होंने तेरे लिए सब छोड़ा, ताकि तू उस गलती को सुधार सके। उनकी आत्मा चाहती थी कि तू राजवंश नाम को फिर से ईमानदारी से जिए। आरव का चेहरा ठंडा हो गया। तो ये बदला नहीं, अब मोक्ष का समय है। अध्याय 64। अदृश्य खिलाड़ी। आरव अब समझ गया कि सच्चा युद्ध सूर्य प्रताप से नहीं, बल्कि उस अंधेरे से है जिसने दोनों परिवारों को निगल लिया था।
लेकिन जैसे ही उसने साम्राज्य संभालना शुरू किया, नई मुश्किलें सामने आईं। कंपनी के सारे अकाउंट हैक हो गए, शेयर मार्केट में उसके स्टॉक्स गिर गए। किसी ने अंदर से वार किया था। विक्रम अंकल ने रिपोर्ट लाकर रखी। किसी गुप्त ट्रस्ट से पैसा निकाला गया है, और वो ट्रस्ट तुम्हारे पिता के नाम पर ही बना था। आरव की आंखें चौड़ी हो गईं। मतलब कोई और भी है जो ये खेल खेल रहा है? विक्रम ने सिर झुकाया। हाँ, और उस ट्रस्ट के दस्तखत तुम्हारे पिता के नहीं हैं। कोई उनका नाम इस्तेमाल कर रहा है, जीवित व्यक्ति की तरह। आरव ने ठंडी सांस ली। मतलब कोई अब भी जिंदा है, या कोई ऐसा है जो उनके नाम पर छाया बन चुका है। अध्याय 65, परछाई का आगमन। रात के 3 बजे आरव अपने ऑफिस में बैठा फाइलें देख रहा था। अचानक बिजली चली गई। अंधेरे में दरवाज़ा धीरे धीरे खुला। एक परछाई कमरे में दाखिल हुई, लंबा कोट, धीमी चाल और चेहरे पर नकाब। आरव ने उठकर पूछा, कौन है वहाँ? वो शख्स रुका, फिर गहरी आवाज में बोला, सच की तलाश में जो चलता है, उसे पहले अंधेरे का सामना करना पड़ता है। आरव का हाथ बंदूक पर गया। चेहरा दिखाओ। वो शख्स आगे बढ़ा, धीरे धीरे नकाब हटाया, और आरव के सामने वही चेहरा था जिसे उसने सालों पहले तस्वीरों में देखा था। उसके पिता, वीरेंद्र राजवंश। अध्याय 66, जीवित पिता का रहस्य। आरव की आंखों से आंसू बह निकले। पापा, आप जिंदा हैं? वीरेंद्र ने थकी आवाज में कहा। मैं जिंदा था, पर जिंदगी छोड़ चुका था। मुझे मौत के बाद छिप जाना पड़ा, ताकि तू सुरक्षित रह सके। लेकिन अब समय आ गया है कि तू पूरा सच जाने। आरव सन रह गया। तो वो डायरी, वो अपराध? वीरेंद्र ने सिर झुकाया। सच ये है बेटा, मैंने वो अपराध नहीं किया। किसान परिवार की मौत मेरे पार्टनर ने कराई थी, और वो पार्टनर था विक्रम। आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या, विक्रम अंकल? वीरेंद्र ने ठंडी आवाज में कहा। हाँ बेटा, वही जो आज तक तेरे साथ है। तेरे पिता का सबसे बड़ा गुनहगार भी वही है। अध्याय 67, टूटे रिश्तों की गूंज। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। सिर्फ एक टेबल लैंप जल रहा था। उसकी पीली रोशनी में आरव और वीरेंद्र आमने सामने बैठे थे। दोनों की आंखों में सैकड़ों सवाल थे, लेकिन शब्द किसी के पास नहीं। आरव की आवाज कांप रही थी। पापा, आप जिंदा थे और आपने मुझे अकेला छोड़ दिया। माँ, काव्या, सबको अंधेरे में रखा। वीरेंद्र ने गहरी सांस ली। बेटा, अगर मैं छिपा न होता, तो तुझे वो लोग जिंदा नहीं रहने देते। विक्रम ने मेरा सब कुछ छीन लिया था, बिजनेस, नाम और मेरा विश्वास भी। मैं मजबूर था, पर अब और नहीं। आरव ने तीखी नजरों से देखा। अब मजबूरी नहीं, जवाब चाहिए। विक्रम अंकल मेरे साथ क्यों हैं अगर वो गुनहगार हैं? वीरेंद्र ने धीरे कहा। क्योंकि वही अब सबसे बड़ा शिकारी है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि उसे तेरे जिंदा होने का पता चल चुका है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अध्याय 68, छिपे शिकारी का दांव। उसी वक्त राजवंश इंडस्ट्रीज के मुख्यालय में विक्रम अपने ऑफिस में बैठा था। दीवारों पर आरव की और उसके पिता की तस्वीरें टंगी थीं। वो तस्वीरों को देखकर हंस पड़ा।
राजवंश, तुम दोनों का खेल अब खत्म होने वाला है। एक ने मुझे नीचा दिखाया और दूसरे ने मुझे धोखा दिया। उसने फोन उठाया और कहा, तैयारी कर लो, आज रात रॉयल टावर की मीटिंग में आखिरी चाल चलेगी। या तो आरव और उसके पिता वहां आएंगे, या फिर मैं सब खत्म कर दूंगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अध्याय 69। पिता पुत्र का निर्णय। वीरेंद्र ने कहा, विक्रम ने तुझे अपने जैसा समझ लिया है, लेकिन वो भूल गया कि तेरे अंदर तेरा खून नहीं, तेरी आत्मा बोलती है। अब हमें उसके खेल में उतरना ही होगा। आरव बोला, पापा, अब कोई भागना नहीं। ये खेल अब मेरे तरीके से खत्म होगा। इस बार न अदालत होगी, न गवाही, बस इंसाफ। वीरेंद्र ने आरव के कंधे पर हाथ रखा। तू मेरे बाद की रचना है बेटा। आज तेरे पिता तेरे साथ खड़े हैं, चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अध्याय 70। रॉयल टावर की रात। शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग रॉयल टावर, जहां से पूरा शहर नीचे छोटा दिखाई देता था, वहीं आज सबसे बड़ा सच उजागर होने वाला था। भारी बारिश हो रही थी, बिजलियां चमक रही थीं, और टावर की सबसे ऊपरी मंजिल पर कांच के भीतर बैठा था विक्रम। काले सूट में, हाथ में वाइन ग्लास लिए, आरव और वीरेंद्र भीतर दाखिल हुए। तीनों आमने सामने, समय जैसे रुक गया हो। विक्रम हंसा, आखिरकार पिता पुत्र दोनों आ ही गए। वीरेंद्र, मुझे लगा था तू मर चुका है। वीरेंद्र ने ठंडे स्वर में कहा, तूने मेरी मौत की अफवाह उड़ाई थी ताकि मेरी कंपनी निगल सके, लेकिन अब सच लौट आया है। विक्रम ने ग्लास मेज पर रख दिया। सच, सच तो ये है कि मैंने तेरे गुनाहों को ढका। तेरे बिजनेस की बुनियाद मैंने खड़ी की, और जब तू डर गया, भाग गया, तब मैंने उसे संभाला। आरव बोला, झूठ, तूने मेरा बचपन, मेरी माँ का जीवन और काव्या की जान छीन ली। आज तेरे हर झूठ का हिसाब होगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अध्याय 71। आग, धोखा और सच्चाई। विक्रम ने जेब से एक चिप निकाली। इसमें वो वीडियो है जो तेरे पिता ने छिपाया था, जिसमें उन्होंने खुद कबूल किया था कि किसान परिवार की मौत उनकी वजह से हुई थी। अगर ये वीडियो बाहर गया, तो तेरे पिता फिर से गुनहगार कहलाएंगे। वीरेंद्र चुप रहे। आरव ने उनकी ओर देखा। पापा, क्या ये सच है? वीरेंद्र ने धीमी आवाज में कहा, हाँ बेटा, वो हादसा मैंने नहीं किया था, लेकिन मेरे आदेश से हुआ। मैंने उस दिन सत्ता की लालच में इंसानियत खो दी थी, पर मैं तुझसे छिपकर सजा काट रहा था। हर दिन, हर पल। आरव की आंखों में आंसू थे। पापा, तो आपने क्यों नहीं बताया? क्योंकि तू नफरत के साथ नहीं, सच्चाई के साथ जिए। विक्रम ने ताली बजाए। वाह, पिता पुत्र का इमोशनल ड्रामा खत्म हुआ। वो हंसा और एक बटन दबाया। फर्श के नीचे से लाल रोशनी जल उठी। चारों ओर बंदूकें लिए उसके आदमी खड़े हो गए। अब ये खेल यहीं खत्म होगा। या तो तेरे पिता मरेंगे, या तू। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अध्याय 72। तूफान का जन्म। अचानक बिजली गिरी, कांच टूट गया, बारिश अंदर आने लगी। आरव ने पलक झपकते ही टेबल उठाई। गोली उसके पार से निकली और कांच से टकराए।
वीरेंद्र ने एक फाइल उठाकर कमरे में फेंकी, उसमें सारी सच्चाई के दस्तावेज थे। आरव ने उस फाइल को पकड़ लिया और बोला, विक्रम, तूने न झूठ से जीता था, न आज जीतेगा। विक्रम ने बंदूक उठाए। तो चल बेटा, देख ले तेरी हिम्मत। गोलियों की आवाजों में कांच के टुकड़े उड़ने लगे। आरव ने झुककर वार टाला और सीधा विक्रम पर टूट पड़ा। दोनों में हाथापाई शुरू हुई। खून, आग और टूटते कांच के बीच एक जंग जो सिर्फ बिजनेस की नहीं, आत्माओं की थी। अंत में विक्रम आरव के वार से गिर पड़ा। वो हाँफते हुए बोला, तू, तेरा बाप, दोनों एक जैसे हो। आरव ने ठंडी आवाज में कहा, नहीं, मैं अपने पिता की गलती सुधारने आया हूँ। तू जैसे लोगों को रोकने के लिए। विक्रम की आंखें खुली की खुली रह गईं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अध्याय 73। नया सवेरा। सूरज की पहली किरण टॉवर के शीशे पर पड़ी। बारिश थम चुकी थी। वीरेंद्र जख्मी थे लेकिन जिंदा। उन्होंने आरव के कंधे पर हाथ रखा। बेटा, अब सब खत्म हो गया। आरव ने सिर झुकाया। नहीं पापा, अब शुरुआत होगी सच्चे राजवंश की। वो मुड़ा और खिड़की से शहर को देखा। नीचे वही झुग्गियां थीं जहां से उसने सफर शुरू किया था। वहीं के बच्चे, वही पुराना मोहल्ला। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन मुस्कान भी। काव्या, मैंने सब कुछ पा लिया। अब ये दौलत नहीं, तुम्हारे सपनों की नींव बनेगी। वीरेंद्र ने आकाश की ओर देखा और कहा, अब ये राजवंश साम्राज्य खून से नहीं, इंसाफ से चलेगा। अध्याय 74। नई शुरुआत की दस्तक। रॉयल टॉवर की उस रात के बाद आरव ने सब कुछ बदल दिया था। विक्रम का साम्राज्य अब राजवंश ट्रस्ट के नाम से जाना जाता था। वो अब अरबपति था, लेकिन उसका दिल अब भी उसी मोहल्ले से जुड़ा था जहां से उसने शुरुआत की थी। मगर दिल का एक कोना अब भी खाली था। काव्या की यादें उसे हर सुबह और हर रात घेर लेती थीं। एक शाम, राजवंश ग्रुप की नई शाखा आर इनोवेशंस की मीटिंग थी। और वहीं आरव से पहली बार टकराई रिया मेहरा। अध्याय 75। तूफान जैसी रिया। रिया मेहरा, देश की सबसे युवा और सफल बिजनेस वुमन। मेहरा टेक ग्लोबल की सीईओ। दिमाग रेजर की तरह तेज और बोलने में इतनी धार कि कोई उसके सामने टिक न सके। मीटिंग शुरू हुई और आरव ने कहा, हम इस प्रोजेक्ट को ट्रस्ट के तहत करेंगे ताकि निचले तबके को रोजगार मिले। रिया ने ठंडे अंदाज में मुस्कराते हुए कहा, मिस्टर आरव राजवंश, आप दान करते रहिए, मैं बिजनेस करती हूँ। मुझे इमोशनल बातें नहीं, रिजल्ट्स चाहिए। कमरे में सन्नाटा छा गया। आरव ने धीरे से कहा, आपको शायद लगता है कि पैसे से सब कुछ मापा जा सकता है, पर कुछ चीजें दिल से भी कमाई जाती हैं। रिया ने झुककर उसकी आंखों में देखा। दिल से कमाई चीजें बैलेंस शीट में नहीं दिखती, मिस्टर राजवंश। और जो नहीं दिखता वो बिजनेस नहीं, बस कहानी बन जाता है। अध्याय 76। आग और बर्फ। मीटिंग खत्म हुई, पर माहौल में तनाव रह गया। आरव बाहर निकला तो देखा रिया अपनी कार के पास खड़ी है। उसके चेहरे पर गुस्सा और अजीब सी चमक थी। आपको लगता है आप बहुत सही हैं, रिया ने कहा। आप लोगों को इमोशंस से खरीद सकते हैं, पर मैं नहीं बिकती। आरव ने मुस्कराकर जवाब दिया,
और मुझे लगता है आप ज़रूरत से ज़्यादा अकड़ के साथ चलती हैं, शायद इसलिए कभी खुद को देखने का वक्त नहीं मिला। रिया ने कहा, आपको क्या लगता है, मैं भी किसी फिल्म की हीरोइन हूँ जो आपके जैसे हीरो से हार मान लेगी? आरव ने कदम बढ़ाया, उसकी आवाज़ धीमी थी। नहीं, मगर कहानी तब तक अधूरी है, जब तक तूफान और सन्नाटा टकराते नहीं। रिया कुछ पल उसे घूरती रही, फिर कार का दरवाज़ा बंद किया और चली गई, लेकिन उसकी आंखों में एक अनजानी चमक थी, जैसे किसी ने पहली बार उसकी दीवार को छुआ हो। अध्याय 77, टकराव और साजिश। अगले हफ्ते एक बड़ा इंटरनेशनल बिजनेस कॉन्फ्रेंस हुआ। रिया और आरव दोनों को मंच पर आमंत्रित किया गया था। मंच पर कैमरों की चमक थी, मीडिया की भीड़ और दोनों के बीच फिर वही चिंगारी। रिया ने कहा, राजवंश ग्रुप भावनाओं पर चलता है, जबकि मेहरा टेक लॉजिक पर। और जब भावनाएं बिजनेस में आती हैं, नुकसान तय है। आरव ने शांति से माइक उठाया। अगर भावनाएं न हों, तो बिजनेस में इंसानियत कहाँ बचेगी? मशीनें बना सकती हैं, पर समाज नहीं। भीड़ तालियां बजाने लगी। रिया पहली बार चुप रही। उसके चेहरे पर गुस्सा भी था और हैरानी भी। उसे किसी ने इतने सीधे शब्दों में कभी जवाब नहीं दिया था। अध्याय 78, गलतफहमी का खेल। कॉन्फ्रेंस के बाद होटल में आरव के कमरे में चोरी हुई। कंपनी की गोपनीय फाइलें गायब थीं। सिक्योरिटी फुटेज में बस एक धुंधली परछाई दिखी, और उसका चेहरा कुछ हद तक रिया से मिलता जुलता था। पूरा मीडिया हंगामा मचाने लगा। क्या मेहरा टेक ने राजवंश ग्रुप से डेटा चुराया? आरव ने कुछ नहीं कहा, बस शांत रहा। पर भीतर से उसका दिल टूटा था। जिस औरत में उसने पहली बार कुछ सच्चा जोश देखा था, वो शायद वही थी जिसने उसे धोखा दिया। रिया भी अपने ऑफिस में बैठी थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि सब उसके खिलाफ क्यों जा रहा है। उसने अपने मैनेजर से कहा, मैंने कुछ नहीं किया, किसी ने मुझे फंसाया है। आरव और रिया की नज़रें आखिरी बार एक मीटिंग में मिलीं। दोनों की आंखों में आंसू थे, पर शब्द नहीं। आरव बोला, कभी कभी भरोसा सबसे बड़ा सौदा होता है, रिया। और तुमने उसे तोड़ दिया। रिया का गला भर आया। काश तुम एक बार मेरे दिल की भी रिपोर्ट देख लेते, मिस्टर राजवंश। वो फाइलों से नहीं, जख्मों से भरी है। वो चली गई। अध्याय 79, पर्दे के पीछे का खेल। कुछ दिनों बाद आरव को सच्चाई मिली। वो चोरी रिया ने नहीं, बल्कि विक्रम के पुराने गिरोह के एक शख्स ने की थी, जो अब मेहरा टेक में छिपकर काम कर रहा था। आरव ने वो सबूत लेकर खुद रिया के ऑफिस में गया। वो वहीं बैठी थी, थकी हुई, टूटी हुई। आरव ने फाइल उसकी टेबल पर रखी। मुझे माफ़ करना, रिया, मैं गलत था। रिया की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने धीरे से कहा, और मैं भी गलत थी, मैंने तुम्हें सिर्फ एक अमीर लड़का समझा था। पर तुम में वो आग है जो डरती नहीं, बस जलती है। कुछ देर दोनों खामोश रहे। फिर रिया ने मुस्कराकर कहा, अब जब सच्चाई साफ है, तो क्या हम दुश्मन रहेंगे या? आरव ने उसकी बात काटी। या पार्टनर? रिया ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, बिजनेस पार्टनर, बाकी बातें बाद में। दोनों हंस पड़े, और पहली बार लंबे समय बाद आरव को लगा कि जिंदगी फिर से मुस्कुराने लगी है।
गुलाब ये भाग था एक नए अध्याय की शुरुआत, जहां आरव और रिया की टकराहट धीरे धीरे मोहब्बत की ओर बढ़ेगी। पर उनके बीच अभी भी कई रहस्य, चालें और पुराने दुश्मन बचे हैं। ये कहानी कैसी लगी बताइए हमें कमेंट बॉक्स में, और रोमांचक कहानियां को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें और नए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें।